हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। हम पढ़ रहे थे अष्टांग हृदय का अध्याय नंबर 6। इससे पहले अध्याय 5 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम अध्याय 6 पढ़ने वाले हैं, अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय। इसका पार्ट 1 हम बना चुके हैं, एक वीडियो बन चुकी है जो कि पार्ट 1 है। उसके अंदर हमने थोड़ा बहुत देख लिया था। आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखिएगा। वैसे मैं ओवरव्यू बता देता हूँ, अगर आप वो नहीं भी देखेंगे तो भी इसी वीडियो से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट ओवरव्यू बता देता हूँ उस वीडियो में हमने क्या बताया था। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयरली इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे भी क्वेश्चन आते हैं तो कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने देखे थे कि इस चैप्टर से नॉर्मली किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप इसको पॉज करके इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लेना, ठीक है। इस चैप्टर से और कुछ करो ना करो, लेकिन ये क्वेश्चंस ज़रूर कर लेना, ठीक है। और लगभग इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन ये है, इतना तो आप कर ही लेना। बाकी आप चैप्टर पढ़ना चाहें तो बुक से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर ये करवाऊँगा। पार्ट 1 हमने कर लिया था, आज हम पार्ट 2 में आगे का पढ़ेंगे। 2-3 पार्ट्स में हम इसको ख़त्म कर देंगे। थोड़ी थोड़ी छोटी वीडियो रहती है तो आप देखने में बोर भी नहीं होते हो। और ये ऐसा भी नहीं है पूरे साल पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा आज थोड़ा सा कल, तो एक वीडियो आपने आज देख ली पार्ट 1, पार्ट 2 आपने शाम को देख ली, तो ऐसे भी आपको आसानी रहती है। ये नहीं कि आपने कोई वीडियो कहीं पे छोड़ी है तो आपको शुरू से देखना पड़ेगा। तो छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो का रहना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, आप बोर नहीं होते हो, और भी इसके कई फ़ायदे रहते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक चैप्टर का 2-3 घंटे, 1 घंटे की वीडियो ना बना के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ और चैप्टर भी कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। मैंने कोशिश करा है इस अध्याय में आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, पहले ही बता रहा हूँ। नॉलेज के लिए आप जितना पढ़ लो उतना ठीक है, लेकिन दिमाग में ज़्यादा भरना नहीं है, क्योंकि जब इससे क्वेश्चंस ही कंफर्म नहीं है तो इतना ज़्यादा इसको याद करने से फ़ायदा नहीं है। जितना आप इसमें मेहनत करोगे उतना आप उन चैप्टर्स में करो जिनमें से क्वेश्चंस पक्के आते हैं, ठीक है। बाकी करना इसको भी है, अगर मान लो इसमें से भी क्वेश्चन आ जाए तो हम छोड़ के नहीं आएंगे, उसे भी करके आएंगे। इस तरह से हमें ये चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में हमने बताया था कि अन्न का स्वरूप क्या होता है। तो हमने बताया था जितना भी संसार में अन्न या कोई भी द्रव्य है उनको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, सूक्ष्म धान्य वर्ग और सिंबी धान्य वर्ग। सबसे पहले हमने देखा था सूक्ष्म धान्य वर्ग क्या होता है। तो जितने भी ऐसे द्रव्य हैं या जितने भी ऐसे अन्न हैं जिनमें कि क्या होती हैं, बालियाँ आती हैं, ठीक है। यानी कि जिनमें कि जैसे मक्का वक्का ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इनमें बालियाँ आती हैं, तो ये सारे क्या है, सूख धान्य के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे सभी सूख धान्यों में साली चावल जो होता है वो श्रेष्ठ माना गया है, और ये त्रिसा और त्रिदोसर होता है। जिन धान्यों में बाली आती है देखो, उन्हें सूख धान्य कहते हैं, ठीक है। इनमें जौ, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि आते हैं, ठीक है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था, मैंने आपको दोबारा बता दिया है। अब आप उस वीडियो को देखने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप देखते हैं तो कोई गलत भी नहीं है, उसमें एक अलग वे में बताया हुआ है और थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है इस चैप्टर के बारे में, कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे था फिर सिंबी धान्य। तो हमने सूख धान्य तक उस वीडियो में पढ़ लिया था, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंबी धान्य इस वीडियो में। तो जो धान्य फलियों में लगते हैं उन्हें सिंबी धान्य कहते हैं। इनमें मूंग, मोठ, मसूर आदि आते हैं, या फिर जैसे राजमा, मटर, चना आदि आते हैं। यानी कि जितने भी ऐसे प्लांट हैं या फिर जितने भी ऐसे अनाज हैं या द्रव्य हैं जिनके अंदर फलियां लगती हैं पहले, फिर वो कंप्लीट होते हैं, उगते हैं पूरा, उनको हमने सिंबी धान्य वर्ग में रखा हुआ है, ठीक है। जैसे राजमा, मटर, चना, इनके आपने प्लांट देखे होंगे, तो सबसे पहले इनमें फलियां लगती हैं, फिर ये कंप्लीट मटर तैयार होते हैं, ठीक है। इनमें उड़द और सूख धान्यों में जई, इनको अवर कहा गया है। अवर मतलब एक आपने देखा हो प्रवर, प्रवर मतलब जो सबसे ऊपर सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है। अवर जो सबसे बेकार होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सिंबी धान्य है उसके अंदर उड़द जो है वो अवर कहा गया है, उड़द को बेकार कहा गया है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और सूख धान्यों में जई को अवर कहा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद है सेम, लोबिया, तिल, अलसी आदि भी इसी वर्ग में आते हैं। ये प्रायः मूत्र पुरीस को बांधने वाले, पाक में कटु यानी कि कटु विपाक वाले होते हैं, और शीत, वीर्य तथा लघु होते हैं, ठीक है। यानी इनमें जितने भी द्रव्य आएंगे, जैसे कि ये जितने भी उड़द और मटर, राजमा, ये सब जो आते हैं, ये सब कैसे होते हैं, हमेशा मूत्र पुरीस को बांधने वाले होते हैं, और पाक में कटु होते हैं, और शीत, वीर्य और लघु होते हैं, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं कि ये जितने भी सिंबी धान्य वर्ग में आने वाले द्रव्य या अन्न हैं, ये मेदो विकार, कफ विकार, रक्त विकार एवं पित्त विकार में लेप के रूप में
सेक, सूप आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि इनका लेप बना के लगाया जा सकता है। ठीक है, इनका सूप बना के पिया जा सकता है। तो इस तरह से हम इनका उपयोग इन इन विकारों में करते हैं। ठीक है, इनमें मूंग को गुण कर्म की दृष्टि से श्रेष्ठ बताया गया है। यह थोड़ा वातवर्धक है, यानी कि हमने जैसे बताया था ना कि उड़द जो है वो अवर है, सबसे बेकार है, इसी प्रकार से जो मूंग है वो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, इसके बाद इन्हीं धान्यों की शोधन के पश्चात एवं पथ्य रूप में उपयोगिता बताई गई है। यानी कि अगर इनका शोधन कर लिया जाए तो मतलब जैसे उड़द है, ये अवर हैं, लेकिन अगर इनका भी शोधन कर लिया जाए तो इनका भी पथ्य में उपयोगिता बताई गई है। ठीक है, इनको पीना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। हम इनको कैसे पी सकते हैं, तो इनका मंड, बिलेपी, पेय आदि रूपों में तैयार करके हम इनको ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें संविधान में इतना ही था, मैंने इतना ही बताया है। बाकी आप पढ़ना चाहें तो बुक से और पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको नॉलेज के लिए पढ़ना, याद रखने के लिए, रटने के लिए मत पढ़ना। आपको अगर याद करना है, रटना है तो इतना ही काफ़ी है, जितना मैंने बताया दिमाग में इतना ही रखिए। अगर संविधान्य वर्ग या मान लो संविधान्य वर्ग और सुखधान्य वर्ग को का वर्णन करें, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आप इतना दिमाग में याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, और इनके अलावा फिर आप वहाँ पे बाकी अपने नॉलेज के अनुसार और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इतना ही नहीं लिखना है, लिखना और भी है। चाहे आप इन्हीं में से वर्ड्स को और बढ़ा बढ़ा के, ला के, मिला के, ठीक है, करके बता सकते हैं, और या तो आप बुक से भी थोड़ी बहुत नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन ये जितना मैंने लिखवाया है ये आपको बिल्कुल सेम टू सेम याद कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ही सही आपके लिए रहेगा, और थोड़ा भी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आप आसानी से नहीं याद भी कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। तीसरा वर्ग है हमारा कीर्तान वर्ग। कीर्तान वर्ग में सूख एवं सिंबी धान्यों से रोटी, हलवा आदि पकाकर बनाए जाने वाले सभी खाद्य आते हैं। यानी कीर्तान वर्ग क्या होता है कि जो हमने सिंबी धान सिंबी और सूख जो वर्ग पढ़ा है, सूख धान्य वर्ग, इन्हीं के सेम चीज़ें लेकर हम कोई नई चीज़ बनाकर उसे खाते हैं। जैसे गेहूँ है, वो हमारा सूख धान्य में आता है, लेकिन उसकी अगर हम रोटी बना रहे हैं तो रोटी जो होगी वो कीर्तान वर्ग में आएगी। ठीक है, ऐसे ही हलवा जो है, यानी उनसे जो भी चीज़ें हम बनाकर खाते हैं वो सब कीर्तान वर्ग में आते हैं। ये व्यक्ति के देश भेद से आहार में प्रयुक्त अनेक पकवान और दैनिक भोजन में आते हैं। तो आप समझ लो कि गेहूँ है, गेहूँ से कहीं पर रोटी बनती है, कहीं पे गेहूँ का हलवा बनता है, कहीं पे गेहूँ का कुछ और बनता होगा। तो इसी प्रकार से देश के ऊपर देश और के अनुसार अलग अलग रूपों में हम इसको पकाकर बनाकर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था कीर्तान वर्ग। अब मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दी है। अगर एग्जाम में आता है, ऐसे 5 नंबर में मुश्किल ही आता है, 2 नंबर में हो सकता है पूछ दे, तो इतना काफ़ी है। बाकी आप इनसे बना के और भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। 5 से ऊपर का तो क्वेश्चन ये है भी नहीं, और वैसे तो पूछा ही नहीं जाता ज़्यादातर। ठीक है, फोर्थ है हमारा शाक वर्ग। प्रतिदिन प्रयोग में लिए जाने वाले स्वास्थ्यकर बथुआ, लहसुन, प्याज, परवल, बैंगन, करेला, लौकी आदि का वर्णन शाक वर्ग में किया गया है। यानी जितने भी पत्ते वाली चीज़ें होती हैं वो सब शाक वर्ग में आती हैं। आपने सुना भी होगा, साग बनाते हैं ना हमारे घर में, तो साग से उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमेशा पत्तों का ही बनता है। तो जितनी भी चीज़ें पत्ते वाली हैं वो सब किस में आती हैं, शाक वर्ग में आती हैं। या सब्जियां जो होती हैं वो शाक वर्ग में आती हैं। क्यों, लौकी देखो, लौकी में पत्ता नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसे शाक वर्ग में आ रही है, तो ये जब स्टार्टिंग में छोटी से स्टार्ट होती है तो लौकी जो होती है ये न टाइट में आती है, न ये दाल में आती है। ठीक है, तो इनको हमने तीसरा शाक वर्ग में रख दिया है। ठीक है, इनका भी प्रकृति एवं देश भेद से प्रयोग प्रतिदिन किया जाता है। यानी कहीं पे लौकी का हलवा बनता है, कहीं पे करेले की सब्ज़ी बनती है, कहीं पे करेले का भरुआ बनता है, लौकी का भी हलवा हलवा टाइप में बनता है। तो ऐसे ही अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बना के हम इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है क्या, शाक वर्ग। इतना ही ठीक है। ठीक है, इतना ज़्यादा दिमाग में भरने की ज़रूरत नहीं है इसको। अगला है फल वर्ग। फल वर्ग में सारे फलों को रखा गया है। ठीक है, जैसे द्राक्षा, अनार, केला, बस इतना ही काफ़ी है। दो नंबर का क्वेश्चन है अगर आ गया तो। वैसे आपको भी लगता हो फल वर्ग तो पूछते नहीं है। ठीक है ना, मैंने कभी देखा है किसी क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद लवण वर्ग। लवण वर्ग में जितने भी अष्ट लवण का वर्णन किया गया है, जितने भी अष्ट लवण होते हैं उन सबका लवण वर्ग में वर्णन किया गया है। यानी जितने भी नमक होते हैं सारे लवण वर्ग में आते हैं। तो 8 प्रकार के होते हैं ये, सैंधव, सौरांचल, विड, समुद्र, उद्भिद, काला, सांभर आदि का उल्लेख है। ठीक है, साथ ही बताएं 8वां थानी बुक में तो 8 ही हम लिखें, 7 ही लिखे हैं, लेकिन वैसे अष्ट लवण होते हैं। ठीक है, इनमें संधव लवण जो होता है उसको श्रेष्ठ माना है। ये अभिसंधि होते हैं, सूक्ष्म स्त्रोतों में प्रवेश करने वाले होते हैं, और वातनाशक, पाचक, पित्त एवं कफवर्धक होते हैं। ठीक है, तो ये था इनकी क्वालिटी कुछ।
तो इतना पे हमारा यहाँ तक सारे वर्ग ख़त्म हो चुके हैं लगभग, ठीक है। और इनमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैंने ऊपर बता दिया है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे पिन्याक क्या होते हैं, बेसवार यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चंस खाली रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अब आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी इस चैप्टर से, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पढ़े, बड़ा बोरिंग है, तो ये सारी प्रॉब्लम हट चुकी है। इतनी आसानी से मैंने जो मेन पॉइंट्स थे उनको लेके आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन इससे बाहर भी नहीं आएंगे, आप क्वेश्चन छोड़ के भी नहीं आएंगे और ये आसानी से चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इतने प्यार के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।